नाउ क्वेश्चन 35 का बी पार्ट देखिए। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 to 1 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। इस पॉइंट की मुझे इस लाइन में इमेज निकालनी है। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। मैं मान लेता हूं मेरे पास ये जो लाइन है वो ये लाइन है, दैट इज, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। यहां ये पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं सम P1 to 1, और ये इस लाइन पर आपका परपेंडिकुलर है। तो यहां पे इसकी इमेज Q हम उसको मान लेते हैं X डैश Y डैश Z डैश। वो क्या बन रही है, पहले तो मुझे वो इमेज निकालनी है। आफ्टर दैट इमेज और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, दैट इज, जिसको हम PQ कह रहे हैं, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो देखो, ये जो लाइन PM है वो परपेंडिकुलर है, तो वो आपसे कहेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो। वो सेम तरीके से होगा, बीच में ही हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देंगे। जब आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनवा सकता है आपसे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे निकलवा सकता है, इमेज आपसे निकलवा सकता है, और इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन आपसे वो निकलवा सकता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, और सबके लिए हमें अलग अलग मेथड याद नहीं रखना है। मैं एक मेथड बताऊंगा जिससे आप ये सारे कर पाओगे। तो शुरू करते हैं, किस तरीके से हम ये सारे पार्ट आपके यहां पे कवर करेंगे। सबसे पहले, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वो है मेरे पास, दैट इज x - 3/1 y + 1/2 एंड z - 1/3। इसको सम लेमडा के इक्वल मान लो। जो भी लाइन की इक्वेशन है इन कार्टेशियन फॉर्म होनी चाहिए। अगर वेक्टर फॉर्म में है तो उसे कार्टेशियन में बनाएं। तो यहां पे इसे लेमडा के इक्वल ले लिया। अब इस वाले पार्ट को लेमडा के इक्वल लोगे तो 1 इधर मल्टीप्लाई में और 3 इधर आके प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई लेमडा + 3। जब इसको इसके इक्वल लोगे तो 2 लेमडा -1, z इज इक्वल टू 3 लेमडा + 1। ये ना, जो ये कोऑर्डिनेट्स मिले हैं x y z, ये इस लाइन AB पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। मैं कहूंगा आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन AB। अब ये इस लाइन AB पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि लेमडा की सम वैल्यू के लिए मैंने मान लिया कि वो इस M के कोऑर्डिनेट है। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा, these are the coordinates of M। मैंने मान लिया कि ये M के कोऑर्डिनेट है। जब मेरे पास दो पॉइंट दे रखे हो, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, और मेरे को इस लाइन के drs निकालने हो, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ये इस लाइन के drs होंगे। तो मेरे पास PM लाइन है, इसके drs में निकाल सकता हूं। तो drs ऑफ PM वो क्या हो जाएंगे, जरा देखिए, लेमडा + 3 - 1, तो ये आ गया लेमडा + 2। 2 लेमडा -1 माइनस का 2, ये हो गया 2 लेमडा -3। 3 लेमडा + 1 - 1, ये हो गया 3 लेमडा। और अगर मैं AB के drs लिखना चाहूं तो drs ऑफ AB मेरे पास क्या हो जाएंगे, आप यहां देखें, AB के drs होंगे 1 2 3। ये आ गए आपके पास AB के drs। अब मैं ये जानता हूं
कि जब हमारे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डीआर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहां पे आप कहेंगे कि PM is perpendicular to AB, therefore 1 into lambda plus 2 plus 2 into 2 lambda minus 3 plus 3 into 3 lambda जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहां से आ गया lambda plus 2 plus 4 lambda minus 6 plus 9 lambda is equal to 0. 4 lambda plus 9 lambda is 13 plus 1 14 lambda. ये हो गया माइनस का 4, इधर जाके प्लस का 4, lambda is equal to 4 by 14, that means 2 by 7, which implies जो lambda की वैल्यू है वो हमारे पास 2 by 7 आ गई। अब मैं lambda की वैल्यू रख दूंगा यहां पे, तो ये किसके कोऑर्डिनेट है? m के कोऑर्डिनेट है, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ m मिल जाएंगे। तो मैं यहां पे lambda की वैल्यू पुट करता हूं और कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, और m को ही आप ध्यान से देखें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता दो तो भी आपको सेम काम करके m के ही कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो लैम्डा की वैल्यू पुट करते जाइए और कोऑर्डिनेट्स निकालते जाइए। 2 by 7 plus 3, 2 by 7 plus 3, तो 7 आ गया, 2 plus 21 that is 23 by 7, पहला आ गया 23 by 7। इसके बाद फिर यहां पुट करिए 2 into 2 by 7 माइनस का 1, 4 by 7 माइनस का 1, 4 minus 7 by 7 माइनस का 3 by 7, तो यहां हमारे पास आ गया ये माइनस का 3 by 7। यहां पुट करते हैं 3 into 2 by 7 प्लस का 1, 6 plus 7 by 7 that means 13 by 7, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 13 by 7। तो मेरे पास यहां पे आपके ये कोऑर्डिनेट्स यहां पर आ गए हैं। अब जरा चेक करेंगे, मुझे तो इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मैं ये जानता हूं कि जितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर से, उतनी ही डिस्टेंस पर ये है, यानी ये जो M है ना वो मिड पॉइंट है। तो अब मैं P और Q का मिड पॉइंट निकाल सकता हूं। मिड पॉइंट ऑफ PQ, मिड पॉइंट ऑफ PQ वो क्या होगा? 1 plus x dash by 2, x1 plus x2, 2 plus y dash by 2, 1 plus z dash by 2। अब ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, तो ये आपस में इक्वल होंगे, यानी 1 plus x dash by 2 जो है वो इक्वल होगा 23 by 7 के। इधर ले आइए तो ये हो गया 46 by 7 और ये 1 इधर आकर के माइनस का 46 minus 7 by 7, तो ये हमारे पास x डैश आ गया, दैट इज यहां पे आपका 39 by 7, यानी ये आ गया 39 by 7। दूसरे वाले को कंपेयर करेंगे, 2 plus y dash by 2 is equal to माइनस का 3 by 7, इधर ले आओ, माइनस का 6 by 7 इधर ले आओ, माइनस का 6 by 7 माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस 6 माइनस 14 by 7 माइनस का 20 by 7, तो ये हो गया माइनस का 20 by 7। 1 plus z dash by 2 is equal to 13 by 7, इधर ले आओ, z dash is equal to 26 by 7 माइनस का 1, 26 minus 7 by 7, तो मेरे पास जो z dash है वो क्या आ गया? दैट इज आई मस्ट से 19 by 7। ओके, दिस इज 13 by 7 एंड यहां पे 26 by 7 माइनस का 1, तो यहां पे आ गया 19 by 7। तो मेरे पास z डैश जो है वो 19 by 7 आ गया। मतलब जो इमेज है वो इमेज मेरे पास क्या आ गई है? वो आ रही है 39 by 7 माइनस 20 by 7 एंड 19 by 7। अब वो कह रहा है आपसे
कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन और आपको बतानी है। तो आप ये लिखें, यहां पे मैं थोड़ा यहां पे लिख रहा हूं, फिर उसके बाद हम इस स्पेस को भी यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1 to 1, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, एंड 39/7 कॉमा माइनस का 20/7 19/7, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन मुझे कैसे मिलेगी? इज गिवन बाई x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 यहां पुट कर देंगे, जहां पर x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास हो रही है, और ये सॉल्व होके drs बन जाएंगे। तो जरा देखिए, x माइनस का 1, y माइनस का 2, z माइनस का 1, और यहां पे x2 माइनस x1 यानी 39/7 माइनस का 1, यहां थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 39/7 माइनस का 1, 39 माइनस 7/7 यानी कि 32/7, उसके बाद माइनस 20/7 माइनस 20/7 माइनस का 2, तो यहां माइनस 20 माइनस 14/7 यानी माइनस का 34/7, 19/7 माइनस 1, 19/7 माइनस का 1, तो यहां पे आएगा 19 माइनस 7/7 इज इक्वल टू 12/7, तो यहां पे आ गया 12/7। बट ये ना जो डीआरस हैं ये आपको ऐसे नहीं छोड़ने, यहां से आप कुछ कॉमन ले सकते हो। देखो 1/7 सभी में कॉमन दे रहा है, ले लो। उसके बाद आपको यहां पे क्या दिख रहा है, उसके बाद आपको यहाँ 2 कॉमन ले सकते हो, मतलब 2/7 सभी में से कॉमन ले लो। इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 1, तो यहां पे आ गया 7 चला गया और 2 चला गया, तो यहां बच गया 16, यहां बच गया माइनस का 17, यहां बच गया 6। तो मेरे पास ये इक्वेशन यहां पे आ गई है। ये डीआरस है, इनमें से जो भी पार्ट कॉमन आ रहा है वो आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन को आप यहां पे लिख पाएंगे। कंसेप्ट क्या यूज किया है? पहले मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाली, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिड पॉइंट होता है, तो उसको यूज करके इमेज निकाल ली, और इस इक्वेशन का यूज करके हमने लाइन की जो इक्वेशन है वो यहां पर निकाल दी है। नाउ क्वेश्चन 36 केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखिए। रमेश द ओनर ऑफ ए स्वीट सेलिंग शॉप परचेज्ड सम रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट्स ऑफ डायमेंशन। रमेश ने एक जो स्वीट सेलिंग शॉप है जिसमें मिठाइयां बेची जाती हैं, उसने रेक्टेंगुलर शीट खरीदी है। रेक्टेंगुलर शीट कैसी खरीदी है? जिसकी डायमेंशंस उसने हमें बता दी कि उसकी डायमेंशंस जो है वो 40 into 25 है, जिसकी जो डायमेंशंस की वो है 40 सेंटीमीटर लेंथ है एंड 25 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है। तो यहां पे वो कह रहा है कि लेट x बी सेंटीमीटर बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर टू गिव दैट शीट द शेप ऑफ कंटेनर बाय फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। मतलब क्या है कि इसके चारों कॉर्नर से x साइड के स्क्वायर कट कर लिए गए हैं। अब आप थोड़ा फील करो कि जब यहां से चारों कॉर्नर से x कट हो जाएगा तो यहां पे जो साइड बचेगी, ये जो बच जाएगा, इसे हम कहते हैं फ्लैप। उनको फोल्ड करके उसको बॉक्स बनाया गया है। आप थोड़ा सा इसे फील कर सकते हैं। यहां पे देखिए जरा, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट आपको दिखाई दे रही है। यहां पे जब मुझे इसे फोल्ड करना है, तो देखिए ये फोल्ड तब हो पा रहा है जब इसके कॉर्नर्स गायब है। यानी देखो, स्वीट का जो बॉक्स है वो ऐसा ही तो होता है,
बस इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो हमें इसके कॉर्नर्स कट करने पड़ेंगे, ये वाले स्क्वायर टाइप में ये कॉर्नर्स हमें कट करने पड़ेंगे, तभी हम इन्हें क्या कर पाएंगे। जो ये फ्लैप्स हैं, ये वाले जो पार्ट हैं, इनको हम कहते हैं फ्लैप्स। इन फ्लैप्स को हम फोल्ड करके उसे एक बॉक्स का शेप दे पाएंगे। तो यही उसने किया है कि चारों कॉर्नर्स से क्या है, आपके स्क्वायर वाले पार्ट को कट कर लिया। अब जब उसने स्क्वायर वाले पार्ट को कट कर लिया है तो कुछ नई डायमेंशंस हमारे पास बन जाएंगी। तो अब उसकी जो लेंथ है, x यहां से चली गई, x यहां से चली गई, 40 माइनस 2x हो गई। ब्रेथ 25 थी, ये हो गई 25 माइनस 2x। और मैं आपसे कहता हूं कि इसकी हाइट कितनी है, इसको थोड़ा नोटिस करें तो इसकी हाइट कितनी है। देखिए ये वाला पार्ट, मैं इसको थोड़ा ओपन करता हूं तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज, ये क्या है, ये साइड ऑफ स्क्वायर ही तो है। ये अगर मैं इनको थोड़ा मेजर करूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये साइड ऑफ स्क्वायर है। देखो जरा, साइड ऑफ स्क्वायर है। और जब आप इसे फोल्ड कर दोगे ना, जब आप इसे फोल्ड कर दोगे तो ये क्या बन गई, उस बॉक्स की हाइट बन गई। यानी उसकी जो हाइट है वो क्या होगी, दैट इज द साइड ऑफ स्क्वायर। तो हम यहां पे लिखेंगे कि लेट V denotes the volume of box, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को दिखाता है। तो यहां पे हाइट इज x, लेंथ इज 40 माइनस 2x एंड ब्रेथ इज 25 माइनस 2x। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H, क्योंकि क्यूबॉइड बनेगा। तो आपका x इंटू 40 माइनस 2x इंटू 25 माइनस 2x, और ये मीटर में था, सेंटीमीटर में, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम का एक्सप्रेशन इन x। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा वो कह रहा है फाइंड dv ओवर dx। सेकंड पार्ट है dv ओवर dx निकाल दीजिए। तो यहां पे हम इसको ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा, x को इधर ले आओ, 40x माइनस 2x स्क्वायर, और यहां पे आ गया 25 माइनस का 2x। dv ओवर dx निकालना है, इसको बोलो फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहां प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, 40x माइनस का 2x स्क्वायर सेम, ये वाला पार्ट सेम, पहले वाला, दूसरे का डिफरेंशिएशन 0, इसका आ गया माइनस का 2, प्लस 25 माइनस का 2x सेम, यहां पे 40x, इसका हो गया 40 और माइनस का 4x। यहां पे देखिए, अभी आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया माइनस का 80x और प्लस का 4x स्क्वायर, इसको भी कर लो। तो ये हो गया आपका 2400 1000 माइनस का 100x माइनस का 80x प्लस का 8x स्क्वायर। तो यहां पे 8 प्लस 12 इज 8 प्लस 4 इज 12x स्क्वायर। ये हो गया आपका माइनस का 260 180 260x और प्लस का 1000। तो मेरे पास ये आ गया dv ओवर dx। आप चाहो तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहां से आप 4 कॉमन ले सकते हो। सो इट विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस का 65x एंड 250, दैट इज ओवर dv ओवर dx। ये हमें मिल गया इसका सेकंड क्वेश्चन। वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम। x की किस वैल्यू के लिए जो कंटेनर है वो मैक्सिमम होगा। तो पहले तो ना हम क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हैं। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या कर देंगे, इस dv ओवर dx को क्या रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहां से जरा इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए यहां पे मैं शॉर्ट में कर देता हूं।
हमें मल्टीप्लाई चाहिए 750 और एरिया सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए माइनस का 65x। तो आप इसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 50x प्लस का 250। ऐड करोगे माइनस का 65 और मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 750। तो 3x इंटू एक्स माइनस 5, यहां से माइनस का 50 कॉमन ले लो, x माइनस 5, दोनों में से x माइनस 5 कॉमन आ गया, 3x माइनस 50। यानी इसके जो फैक्टर्स हैं वो आ गए x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 50। आप चाहें तो इसको पूरा स्पेस लेकर के कर सकते हैं, हमने स्पेस की शॉर्टेज से इसको कर दिया है। अब यहां से आप इसे इक्वल रखेंगे तो विच इंप्लाइज 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4 तो 0 हो नहीं सकता, या तो ये टर्म 0 हुई होगी या फिर ये टर्म 0 हुई होगी, तभी इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल बना होगा। तो यहां से x माइनस 5 को आप 0 के इक्वल रखोगे ना तो x आ गया 5, और यहां से 3x माइनस 5 को आप 0 के इक्वल रखोगे, 3x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/3। ये आ गई वैल्यूज आपके पास। तो यहां पे तो हमें ये x की वैल्यूज मिल गई, वो कह रहा है मैक्सिमम किस पे होगी, तो यहां ना हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डबल डेरिवेटिव इजीली किया जा सकता है, तो इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। d2v ओवर dx स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 तो बाहर रहेगा, यहां पे आ गया 6x माइनस का 65, यहां पे आप 24x माइनस का 260 लिख सकते हो आप, सॉरी यहां पे आएगा 3x माइनस 50, 3x माइनस 50, तो 50/3 आ जाएगा। यहां पे एट x इज इक्वल टू 5 आप कर दोगे तो यहां पे f डबल डैश या फिर आप कह सकते हो d2v डबल डेरिवेटिव जो है 5 रख दो यहां पे, 24 इंटू 5 माइनस का 260, तो ये आ जाएगा आपका लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब आप कहोगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5, और आप चेक कर लेना एट x इज इक्वल टू 50/3, तो d2v ओवर dx स्क्वायर यानी 24 इंटू 50/3 माइनस का 260, यहां पुट कर दिया तो ये हो गया 400 माइनस का 260 विच इज ग्रेटर देन 0, यहां पे आएगा वॉल्यूम मिनिमम। बट वो तो कह रहा था कि मैक्सिमम किस पे होगा, तो x की वैल्यू है हमारे पास 5, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5, यानी हमें इसका थर्ड का ए वाला पार्ट मिल गया है। वो कह रहा है चेक वेदर v हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और एट x इज इक्वल टू 65 और नॉट। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। और हम इसका जो बी पार्ट है उसको चेक करें, एट x इज इक्वल टू 65/6, डबल डेरिवेटिव निकाल लो, d2v ओवर dx स्क्वायर 24 इंटू 65/6 माइनस का 260, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 260 माइनस 260 इज 0। अगर लेस देन 0 आ रहा है मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ जाता है दैट मींस आप कहेंगे x इज इक्वल टू 65/6 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये सारे पार्ट्स उसने हमसे इस क्वेश्चन में यहां पर पूछ रखे हैं। क्वेश्चन 37 केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरीज बॉयज एंड गर्ल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या है बाइक रेस कंडक्ट की है बिटवीन 2 कैटेगरीज जो है हमारी बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में। इफ देयर आर 250 पार्टिसिपेंट, टोटल वहां पर 250 पार्टिसिपेंट्स थे, अमॉन्ग ऑल ऑफ देम फाइनली 3 फ्रॉम कैटेगरी 1 एंड
2 फ्रॉम कैटेगरी 2। पहली कैटेगरी से 3 और दूसरी कैटेगरी से 2 जो कैंडिडेट्स हैं, आई मस्ट से, वो फाइनल रेस में सिलेक्ट हुए। पहली कैटेगरी से 3, दूसरी कैटेगरी से 2 कैंडिडेट्स आपका फाइनल के लिए सिलेक्ट हुए। रवि फॉर्म्स 2 सेट बी एंड जी, और रवि ने उनके क्या है 2 सेट बना दिए। पहले वाले को बी सेट नाम दे दिया, दूसरे वाले को जी नाम दे दिया। एंड बी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ बॉयज एंड जी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ गर्ल्स। Ravi decides to explore these sets for various type of relation and function. रवि ने डिसाइड किया है कि वो B और G को एक्सप्लोर करेगा और उन पर डिफरेंट टाइप के रिलेशंस यहां पर बनाएगा। On the basis of above information, answer the following question. पहला क्वेश्चन, रवि wishes to form all relations from B to G. पहला क्वेश्चन, रवि कैसा सेट बनाना चाहता है? रवि बनाना चाहता है रिलेशन B to G, जहां पर पहला एलिमेंट B से और दूसरा एलिमेंट आपका G से हमें लेना है। अब हम यहां बात करें कि अगर हमारे पास R एक रिलेशन है फ्रॉम A to B, तो R एक सबसेट होता है A क्रॉस B का। R किसका सबसेट होता है? A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो यहां पे R B to G है, तो R एक सबसेट हो जाएगा B क्रॉस G का। तो वो कह रहा है कि B to G कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं? जितने B क्रॉस G के सबसेट बनाए जा सकते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स कि B to G कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं? तो रिलेशन उतने बनेंगे जितने इसके सबसेट बन जाएंगे, क्योंकि सबसेट B क्रॉस G के सबसेट को ही हम रिलेशन कहेंगे। तो B क्रॉस G में कितने एलिमेंट होंगे? तो N ऑफ B क्रॉस G में कितने एलिमेंट होंगे वो हमें मिल सकता है आपका NB इंटू NG से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं? वो है हमारे पास 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G कितने हैं? दैट आर 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस G हमारे पास 6 हो गए। और कितने रिलेशन बन सकते हैं? सबसेट कितने बन सकते हैं? तो नंबर ऑफ रिलेशंस की हम बात करें तो वो कितने बन सकते हैं? आपका 2 की पावर जितने उसमें एलिमेंट है, यानी 2 की पावर 6 रिलेशंस यहां पर बनाए जा सकते हैं। इसका बी वाला पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन G। आपको G पर क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो, वो आपको यहां पर बनाना है। तो हम आपसे कहें कि जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है ना, वो आपका तीनों होता है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अगर G to G बना रहे हो तो R क्या बन जाएगा? G1, G1, मतलब उसका खुद के साथ रिलेशन। G2 का खुद के साथ रिलेशन। ये क्या है? आपका सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है, जिसे हम आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट देखिए, क्या कह रहा है? आर रवि डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम बी टू बी। आर जो है, रवि जो है वो रिलेशन बी टू बी बना रहा है। R1, R1 क्या है? उसमें दे रखा है B1, B2, B2, B1 आपका ये है। वो कह रहा है राइट द मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर्स टू एडेड टू R1 सो दैट इट बिकम्स। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो क्या बन जाए? वो आपका रिफ्लेक्सिव तो हो जाए बट नॉट सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक ना हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या चाहिए होंगे? थोड़ा सा डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। हमारे पास फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, अगर A, A R में हो जाता है तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। A, B R में है और B, A उसका उल्टा भी R में हो जाए तो हम उसे कहते हैं सिमेट्रिक। और अगर A, B R में है, B, C R में है और आपका A, C R में हो जाए तो हम उसे कहते हैं आपका ट्रांजिटिव। तो यहां पर आप समझे
कि A, C हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव होगा। आप यहां समझिए, वो कह रहा है रिफ्लेक्सिव हो बट सिमेट्रिक ना हो आपका। तो यहां देखिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए बी टू बी डिफाइंड है, यानी बी में जितने एलिमेंट है वो खुद से रिलेट करने चाहिए। मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर्स वो क्या होंगे, जरा चेक करिए। आप यहां पे लिखेंगे कि B1, B1, B2, B2, B3, B3 अगर उसके अंदर होगा खुद से रिलेशन, इसका खुद से, इसका खुद से, इसका खुद से, तो आप उसे कह सकते हो कि वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब ये तो प्रेजेंट है ही, रिफ्लेक्सिव हो गया। और अगर आप इतने ही ऐड करोगे ना, देखो इसका उल्टा यहां पर है, अगर ये और आप इसमें मिला दोगे तो इनका भी उल्टा यहां पर प्रेजेंट है, यानी ये सिमेट्रिक भी है। तो एक और मिला दो इसमें, कुछ भी, जैसे आप लिख दो कि B1, B2 तो है यहां पे, B2, B3 लिख दो, B2, B3। अब जरूरी नहीं है कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आप B2, B3 ही लिखो, इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हो जिसका रिवर्स यहां पे प्रेजेंट ना हो, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा और सिमेट्रिक हो जाएगा। इतने मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर आपको ऐड करने पड़ेंगे। इसका बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी हो एंड सिमेट्रिक भी हो बट नॉट ट्रांजिटिव। अब तो ये क्वाइट सिंपल हो गया, जरा देखिए, हम कह रहे हैं कि मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर्स क्या चाहिए होंगे, मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर्स मुझे चाहिए होंगे। देखो अगर उसको रिफ्लेक्सिव बनाना है ना, तो B1, B1, B2, B2 और B3, B3 तो मुझे उसमें ऐड करना ही पड़ेगा। अब ये इसका भी रिवर्स है, इसका भी रिवर्स है। अब यहां कुछ और भी हमें ऐड करना पड़ेगा, जैसे मैं ऐड कर देता हूं B2, B3। अब क्योंकि इसको ऐड करने से देखो B1, B2, B3 और B2, B3 यहां पर प्रेजेंट है। अगर मैं यहां से ले लूं B1, B3 यहां पर नहीं है। अगर मैं ये वाला पेयर ले लूं B1, B2 और ये ले लेता हूं B2, B3, तो B1, B3 यहां पर नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इससे हमारा काम बन गया, ये ट्रांजिटिव तो नहीं हुआ, बट इसको सिमेट्रिक होना पड़ेगा। तो इसका उल्टा भी आपको यहां पर एडजस्ट करवाना पड़ेगा, ताकि ये आपका यहां पे सिमेट्रिक भी हो। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहां सिमेट्रिक नहीं होना था तो हमने उसका रिवर्स इसमें नहीं किया। अब यहां उसको सिमेट्रिक होना पड़ेगा तो उसका रिवर्स भी वहां पे होना चाहिए। तो हमने B3, B2 को भी यहां पर क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की हमें नीड होगी, so that we will make the relation reflexive, symmetric and not transitive. अब थर्ड का बी वाला पार्ट देखिए, क्या कह रहा है, इफ द ट्रैक ऑफ द फाइनल रेस फॉर द बाइकर B1, कि जो रेस का ट्रैक है वो द बाइकर्स B1 वो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, वेयर जो x है वो कहां से है आपका 0 से, और आई मस्ट से 20√2, और जो y है वो कहां से है आपका 0 से 200, मतलब एक भी नेगेटिव नहीं है। Then state whether the track represents a 1-1 and on2 function or not. तो हमें ये बताना है कि वो 1-1 फंक्शन है या नहीं है। किसी भी फंक्शन को हम 1-1 कब कहते हैं, जब हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिले, तो हम ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आपका 1-1 फंक्शन कहते हैं। हम यहां पर इस डोमेन के अंदर x1 और x2 दो फंक्शन ले लेंगे। x1 की इमेज मिलेगी fx1 और x2 की इमेज मिलेगी fx2। फिर मैं कहूंगा कि fx1 और fx2 दोनों बराबर हैं, मतलब एक ही हैं। अब दो एलिमेंट एक से मैप करेंगे तो वो 1-1 नहीं हो सकता। फिर हम अंदर से रिजल्ट निकाल देंगे कि x1 और x2 भी भैया एक ही हैं, मतलब ये दोनों भी एक ही हैं। तो फिर एक एलिमेंट की एक इमेज हो गई, तो ऐसे केस में हम उसे क्या कह पाएंगे, 1-1 कह पाएंगे। तो हमारे पास यहां पे जो y है
y इज एक्स स्क्वायर बाई 4, जिसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं। और इसकी जो डोमेन और रेंज है वो आपको यहां पर दे रखी है कि जो x है वो कहां से हो सकता है, यहां से, y है वो यहां से हो सकता है आपका। तो हम यहां पे मानते हैं लेट x1 कॉमा x2, इसे ना आप ए सेट बोल देना, ए सेट बोल दोगे आप इसे 0,20√2 और यहां पे बी सेट बोल दोगे इसे 0,200। तो x1 x2 बिलोंग्स टू ए सच दैट कि जो fx1 है आपका वो fx2 है, fx2 के इक्वल है। fx1 निकालोगे तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कैंसिल हो गया। इसको इधर ले आओ, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। जरा देखो x1 प्लस x2 तो आपका 0 ही नहीं हो सकता। आप बोले सर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो x1 x2 है ना वो यहां पे कह दिया गया है कि वो इनके बीच से है। अब इनके बीच में क्या कोई नेगेटिव नंबर होगा, नहीं होगा। और दो पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ने से कभी भी 0 नहीं आ सकता अगर उनमें से एक आपका 0 प्रेजेंट नहीं है वहां पर, तो यहां पे ये आपका 0 नहीं हो सकता। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि x1 माइनस जो x2 है वो 0 होगा, मतलब यहां से x1 इज इक्वल टू x2 आपका हो गया है। तो यहां पे देखिए इसमें केवल एक एलिमेंट आप 0 ले सकते हो, दूसरा कोई और एलिमेंट लोगे तो भी 0 नहीं मिलेगा, तो ये 0 नहीं हो सकता। x1 x2 के इक्वल आ गया। हमने बोला कि हम fx1 को fx2 के इक्वल लेंगे और x1 को x2 के इक्वल दिखाएंगे, तो सो f इज 1 1। अब ये क्वेश्चन ना आपने बुक में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी के अंदर और सभी बुक्स के अंदर होता है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो है ना, जो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है वो 1 1 नहीं होता, बट जो x है वो वहां पे रियल नंबर से आ रहा होता है, उसकी डोमेन होती है रियल नंबर्स, रियल में नेगेटिव भी होते हैं आपके, तो उनका एडिशन 0 आ सकता है, यहां नहीं आ सकता क्योंकि यहां केवल पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है। अब ऑन टू के लिए हम चेक करना चाहें तो ऑन टू कब कहते हैं कि यहां के हर एक y के लिए हमें यहां पर एक x मिल जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। प्री इमेज मिल जाए मस fx को y के इक्वल ले लो, यानी x स्क्वायर बाई वाई, एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो यहां पे x को इधर ले आओ, √4y यानी 2√y। अब आप देखो 0 से 200 तक कोई भी वैल्यू आप यहां पे ले लो, उसके लिए आपको x की कोई ना कोई वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। अब क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज है तो रूट के अंदर से भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल ही आएगी, ऐसा नहीं होगा कि इमेजिनरी बन जाएगा। तो आप कह देंगे बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, हर एक उस y के लिए जो b से है ये आपका कहां एग्जिस्ट कर रहा है, a में एग्जिस्ट कर रहा है। आप बोलेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, यहां पर एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, x इज इक्वल टू 2√y सच दैट, किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है उसको आप थोड़ा दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, fx यानी आप उसको x को में रख दीजिए यहां पे 2√y का स्क्वायर बाई 4, यहां पे 4y स्क्वायर 4y बाई 4, यानी fx इज इक्वल टू जो y है उसके इक्वल आ रहा है, सो f इज ऑन टू, तो जो f है वो हमारा क्या होगा, ऑन टू भी होगा। f11 भी आ रहा है और ऑन टू भी आ रहा है, मतलब जो बाइकर्स का जो पाथ है, जो उनके लिए रास्ता बनाया गया है, उसका जो कर्व है वो आपका 11 भी होता है एंड ऑन टू भी होता है। नाउ क्वेश्चन 38 केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन देखिए। अर्का bought 2 cages of birds, cage 1 contains 5 parrots। आपके पास अर्का ने 2 केज खरीद लिए हैं, एक पहले वाला जो केज है उसमें 5 पैरट और 1 आउल, एक उल्लू है, और केज 2 में उसके पास केवल 6 पैरट्स हैं।
वो कह रहा है वन डे अर्का फॉरगॉट टू लॉक द बोथ केजेस। अर्का ने क्या किया कि वो केजेस को लॉक करना भूल गए। और वो क्या कह रहा है, टू बर्ड्स फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2। दो बर्ड्स केज 1 से केज 2 में चले गए। एंड देन टू बर्ड्स फ्लू बैक, और दो बर्ड्स केज 2 से केज 1 में आ गए। अब हमें तो नहीं पता क्या हुआ है, दो यहां से यहां चले गए, दो यहां से यहां चले गए। देन अज्यूम दैट ऑल बर्ड्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ फ्लाइंग, मतलब सभी के फ्लाइंग के इक्वल चांसेस है, ये हमें मान लेना है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हेन टू बर्ड्स फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2 and two birds flew from cage 2 to cage 1, then find the probability that owl is in the still cage। मतलब सारा कुछ होने के बाद owl अभी भी केज 1 में है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो हम यहां मान लेते हैं, देखिए दो इवेंट्स हम मान रहे हैं। लेट E1 denotes the event that, अब यहां आप समझो तो क्या क्या केस हो सकते हैं कि जब दो बर्ड्स यहां से यहां जा रहे हैं तो हो सकता है वो बर्ड्स क्या हो भाई, हो सकता है वो वन पैरट और वन आउल हो, और हो सकता है यही वापस आ जाए, वन पैरट एंड वन आउल। मतलब एक पैरट और एक आउल गए और हो सकता है यही वापस आ जाए। तो यहां पे हमने इवेंट मान लिया, लेट इवेंट डिनोट्स द इवेंट दैट वन पैरट and one owl flew from cage 1। हमने ये मान लिया कि ये केज 1 से ये फ्लू हुए। एक E2 इवेंट और मानेंगे, देखिए एक पैरट और एक आउल के साथ हो सकता है कि एक पैरट और एक आउल ही गए हों, बट जब वापस आने की बारी हो ना तो वहां से दो पैरट आ गए, मतलब आउल वापस आया ही ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पैरट और एक आउल गया है और आ गए यहां से दो पैरट, आउल वापस आया ही नहीं, तो हम ये इवेंट मान लेते हैं। या फिर एक और केस इसमें हो सकता है यहां से यहां दो पैरट चले गए हों, क्योंकि यहां पैरट भी तो हैं, दो पैरट चले गए हों और वापस भी क्या है, दो पैरट ही आ गए। ये तीन केसेस इसमें हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और केस यहां पे नहीं बनेगा। अब हम यहां पे E2 मान लेते हैं। E2 denotes the event that two parrot flew from the cage 1। two parrot flew from cage 1। आप जरा चेक करिए। और A इवेंट मान लेते हैं, A denotes the event जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट आउल इज इन द केज 1, कि आउल जो है अभी भी केज 1 में ही है, ये हमने E इवेंट मान लिया। पहले तो ना आप क्लास 11 कॉम्बिनेशन का एक पार्ट समझें। मान लो आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और उनमें से आपको R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हो, NCR तरीके से कर सकते हो। और मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पे n बॉल है, वापस यहां पे R बॉल है, तो यहां से यहां n R बॉल आपको ट्रांसफर करनी है, तो वो कितने तरीके से कर सकते हो, यहां से R वापस ट्रांसफर करनी है, और यहां पर है P बॉल्स, और यहां से आपको वापस Q बॉल्स ट्रांसफर करनी है, तो वो NCR इंटू PCQ तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब इसके एक कॉम्बिनेशन के लिए इतने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि n में से R NCR तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इस इवेंट A के टोटल केसेस हम निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस वो हम निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो सकता है, दो केसेस को दो बर्ड्स को फ्लाई होने के क्या क्या केस हो सकते हैं। पहले वाला वन पैरट और वन आउल। अब जरा समझेंगे कि यहां पे है वन पैरट और वन आउल कितने तरीके से जा सकते हैं। 5 पैरट हैं, उनमें से एक पैरट आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो 5C1
मल्टीप्लाई, और एक आउल है उसमें से एक आउल कितने तरीके से कर सकते हो, 1C1 तरीके से। और वापस आने की बात करें तो 1 पैरेट और 1 आउल आपका वापस आ सकते हैं, दैट विल बी, यहां पे कितने हो जाएंगे, जब यहां पे एक पैरेट आ जाएगा तो यहां पे 7 पैरेट हो गए और एक आउल हो गया। और एक पैरेट और एक आउल कितने तरीके से वापस आ सकते हैं, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां हो गए 7 पैरेट और 1 आउल, इनमें से एक पैरेट कैसे चूज कर सकते हो, 7 में से 7C1, और यहां पे एक आउल एक में से 1C1 तरीके से, प्लस ये वाला केस हो गया। इस वाले को देखिए, 2 पैरेट जा रहे हैं तो 5 में से 2 पैरेट आप कैसे चुन सकते हो, 5C2, एंड यहां पे कितने हो गए अब 8 पैरेट, 8 में से 2 पैरेट कैसे आ सकते हैं, 8C2 तरीके से, प्लस यहां पे 1 पैरेट और 1 आउल जा रहा है, यानी देखिए 1 पैरेट कैसे चूज कर सकते हो, 5C1, 1 आउल चूज कर सकते हो 1C1 तरीके से। वापस आ रहे हैं 2 पैरेट, यहां पे हो गए 7 पैरेट 1 आउल, अब 7 में से 2 पैरेट वापस कैसे आ सकते हैं, 7C2 तरीके से। तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास आ गए हैं जो ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए। तो यहां पे 5C1 हमारे पास होता है 5, 1C1 1 होता है, 7C1 होता है 7, 5C2 को सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, प्लस 5 इंटू, और ये हो गया आपका दैट इज 7C2 को सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 से आपका ये 4 कैंसिल हो गया, दैट इज 35, प्लस 40 इंटू 7 इज 280, प्लस यहां पे हो गया 30 इंटू 1 इज 210, तो यहां पे कैंसिल कर लेते हैं, दैट इज ये हो गया हमारे पास 105, ऐड कर देते हैं 105, 280, 35, 5 और 5 10, 8 3 11 और 1 2, यहां पे आ गया 4, यानी 420 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि केस 1 में अभी भी आउल प्रेजेंट हो। तो आप देखिए आपके पास 3 केसेस बन रहे थे, उनमें केवल 2 ही केस ऐसे हैं जिनमें आपका आउल यहां पे रह सकता है। जरा समझो, 1 पैरेट गया 1 आउल गया, और यहां से 1 पैरेट 1 आउल वापस आ गया, तो यहां पे आउल प्रेजेंट रह सकता है। 2 पैरेट गए 2 पैरेट वापस आ गए तो भी यहां पे आउल रह सकता है, क्योंकि आउल तो गया ही नहीं है। 1 पैरेट 1 आउल चला गया और आउल वापस आया ही नहीं, तो इस वाले केस में आपका यहां पे पार्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा। मतलब अगर ये वाला केस होता है ना तो आउल प्रेजेंट नहीं रहेगा, मतलब ये नहीं होगा, ये दोनों होंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, या फिर मैं डायरेक्ट लिखता हूं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज 1 आउल इन केज 1। अगर आप इसको ये आपका PA, और वो PA का मतलब क्या है, इसको ना थोड़ा ध्यान से समझ सकते हो, मैं इनको कुछ नाम देता हूं। 1 पैरेट और 1 आउल अगर इधर जा रहा है तो इसको हमने नाम दिया है आपका E1 इवेंट, सो दिस इज E1 एंड दिस इज आल्सो E1। और आपका केज 1 में आपका क्या प्रेजेंट हो, केज 1 में आपका, और ये भी E1 है, E2 क्या है, डिनोट दैट 2 पैरेट फ्लू फ्रॉम द केज 2, ये हमारा इवेंट E2 है, जाना, जाना इज E2, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 1 आउल वहां पे प्रेजेंट, मतलब आप समझो 1 आउल कब प्रेजेंट होगा, जब आपका E1 और A हो रहे होंगे, E1 और A हो रहे होंगे तब प्रेजेंट होगा। मतलब P ऑफ E1 इंटरसेक्शन A प्लस, या फिर देखो ये E2 होगा तब भी केस हो सकता है, P E2 इंटरसेक्शन A, हमने इसको कुछ नाम ही नहीं दिया है आपका, दैट इज ये वाला केस, यहां पे दिस इज
तो E1 और A होंगे तो ये दो केसेस में हो सकता है। E1 और A एक साथ होंगे तो 1 प्रेजेंट होगा, E2 और A एक साथ होंगे तो आपका प्रेजेंट होगा। अब वो कुछ और अलग केस बनेगा कि वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, उसको कुछ B या C मानेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये हो सकता है। ये तो पार्ट समझने के लिए। अब इसमें फेवरेबल केस कैसे निकालोगे, जरा समझो। फेवरेबल केस कैसे निकलेंगे इस वाले केस के लिए? इन दो में ही यहां पे 1 आउल प्रेजेंट है, इन दो पार्ट्स में ही प्रेजेंट है, तो केवल ये दोनों का निकाल लो आप। कैसे? 1 पैरेट 1 आउल कैसे जा सकता है यहां से? वो जा सकता है 5C1, 5 में से एक पैरेट 5C1 और एक में से एक आउल 1C1, यहां से वापस आना है। यहां पे हो गए 7 पैरेट 1 आउल, आउल को वापस आना पड़ेगा। 7 पैरेट्स में से एक पैरेट आप चूज कर सकते हो 7C1 और एक आउल में से चूज कर सकते हो 1C1 तरीके से, प्लस 2 पैरेट जा रहे हैं तो 5C2 और 2 पैरेट ही वापस आ रहे हैं यहां से, तो अब यहां पे कितने हो गए? 8 पैरेट हो गए। 8 में से 2 कैसे आ सकते हैं? 8C2 तरीके से। और नीचे आएंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हमने अभी कैलकुलेट कर लिए हैं 420। टोटल केसेस क्या है? 420 है हमारे पास। अब जरा आप समझिए, 5C1 इंटू 7C1 हमने अभी इसको कैलकुलेट किया था, वही वैल्यू यूज कर लेते हैं, दैट इज 35। इसको भी हमने अभी कैलकुलेट किया है, वही वैल्यू मैं यूज कर लेता हूं, दैट इज 280। और यहां पे आ गया 420, यानी यहां पे आप ऐड कर लीजिए 315 ओवर 420, और आप इसे कैंसिल करना चाहें तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, और भी ये कैंसिल हो सकता है आपका 3 से, और भी ये कैंसिल हो सकता है आपका 7 से, यानी 3/4। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ गई? 3/4 आ गई है। इसमें एक सेकंड पार्ट और दे रखा है, ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा टिपिकल है। अब के दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? When 2 birds flew from cage 1 to cage 2, सही है, and 2 birds flew back from cage 2 to cage 1, वही केस है, 2 यहां से गए 2 यहां से चले गए, एंड द आउल इज सीन इन द केज 1, ये देखा जा चुका है कि आउल प्रेजेंट है आपका वहां पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 पैरेट एंड 1 आउल, 1 पैरेट एंड 1 आउल फ्लू फ्रॉम द केज 1 टू केज 2? ये तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया कि मतलब ये तो देखा जा चुका है कि आपका जो आउल है वो प्रेजेंट है, मतलब ए वाला ए इवेंट तो हो चुका है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि 1 पैरेट और क्या कह रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1 पैरेट एंड 1 आउल, 1 पैरेट और 1 आउल आपका यहां पे फ्लू हुआ हो, मतलब E1। तो PE1/A हमारे पास किसके इक्वल होता है? PE1/A हमारे पास इक्वल होता है PE1 इंटू PA/E1, PE2 इंटू PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब जरा थोड़ा ना इसको ध्यान से समझेंगे कि मैं केस बताना चाह रहा हूं आपको। यहां पे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है आपने। PA/E1 किसके इक्वल होता है? वो होता है PA इंटरसेक्शन E1 अपॉन में PE1। इसको मैं इधर ले आऊं तो PE1 इंटू PA/E1 को आप लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन E1। इसको आप लिख सकते हो PA इंटरसेक्शन E1, इसको लिख सकते हो PA इंटरसेक्शन E1, इसको लिख सकते हो PA इंटरसेक्शन E2। और आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, PA इंटरसेक्शन E1, PA इंटरसेक्शन E2, इसकी हमने वैल्यू अभी निकाली है, दैट इज 315 ओवर 420। तो ये तो हमारा नीचे वाला पार्ट तो हम अभी कैलकुलेट किए हैं, दैट इज 315 ओवर 420। ऊपर है PA इंटरसेक्शन E1। देखो केस क्या था, PA इंटरसेक्शन E1 का मतलब है A और E1 आपके एक साथ हो रहे हो, मतलब पहले वाला पार्ट, दैट इज ये वाला पार्ट है, E1 और A एक साथ हो रहे हो, मतलब ये वाला केस आपको निकालना है। तो यहां पे आप निकाल सकते हो, दैट इज आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा, यहां पे हमें करना है इसको
ओके ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन E1 ये मुझे निकालना है। तो टोटल केसेस, अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 निकाल रहा हूं। टोटल केसेस तो मेरे पास 420 ही है। ए इंटरसेक्शन ए और E1 दोनों एक साथ हो, मतलब देखो 1 पैरेट और 1 आउल यहां से जा रहा है, वो कितने तरीके से जा सकता है, 5C1 1C1, और यहां से ए होने का मतलब है वापस भी इतना ही आना चाहिए आपका, ये है आपका दैट इज यहां पे, तो यहां पे हो गए अब 7 और यहां पे हो गया 1, तो 7C1 इंटू 1C1। कुल मिला के बात ये है, ये जो पार्ट हमने निकाला ना पहले वाला, आप चाहो तो 420 को यहां ऐसा भी तो लिख सकते हो, अपॉन 420 प्लस अपॉन 420, तो ये मिल गया PE1 इंटरसेक्शन ए और ये मिल गया PE2 इंटरसेक्शन ए। हमने एक बार ही 420 लिख दिया दोनों का सम करके, तो आप इसे एक बार लिख लो या दो बार लिख लो, तो ये आ गया आपका 35 ओवर 420, 420 से 420 कैंसिल हो गया, 35 ओवर 315, और इसको ना आप कैंसिल कर लो, कैंसिल कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जरा चेक करिए, 7 से आपका 5 टाइम, 5 से 9 टाइम्स, यानी 1/9। तो ये ना थोड़ा सा टिपिकल पार्ट था, क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा इस्तेमाल इन्होंने इस क्वेश्चन में किया है। अगर आपको थोड़ा डाउट रहता है तो इसको दोबारा देखें, एक बार फिर से इस वीडियो को प्ले करके देखें तो आपको ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का बेसिक आपको माइंड में होना चाहिए, तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप यहां पे ये 3 केसेस माइंड में थोड़ा फ्लो करें तो आपको समझ में आएगा कि E1 और E2 क्या है हमारा। तो यहां पे ये आपको समझना है कि E1 इंटरसेक्शन ए का मतलब है ए और E1 दोनों एक साथ हो। ए होने का मतलब है कि आउल वहां दिखना चाहिए, E1 होने का मतलब है कि 1 पैरेट और 1 आउल ही इधर जाएगा, तो वो केवल 2 केसेस में हो रहा है। यहां पे आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है।